जैक के जाने के बाद ही लेस्ली सच में घबरा जाती है। दरअसल वो काफी देर से ये देख चुकी होती है कि उसके घर की खिड़की तोड़कर कोई अंदर घुस आया है और वो कोई और नहीं बल्कि बुरी तरह घायल पार्कर होता है। पार्कर उससे मदद मांगता है और कहता है कि वो बिल्कुल सामान्य व्यवहार करे। वो लेस्ली से कहता है कि वो अपने काम पर चली जाए और रास्ते में उस नंबर पर फोन करे जो उसने दिया है। दरअसल वो नंबर क्लेयर का होता है। जब लेस्ली वापस घर लौटती है तो क्लेयर वहाँ पहले से मौजूद होती है और पार्कर के घावों को सिल रही होती है, लेकिन उसकी हालत अभी भी काफी खराब होती है। उसकी कुछ पसलियां टूट चुकी होती हैं और शरीर में कई गहरे घाव होते हैं। इसी बीच उसी दिन मेलेंडर और उसकी टीम अपनी सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने वाले होते हैं। यहाँ कहानी थोड़ी पीछे जाती है। दरअसल पिछले दिन से ही मेलेंडर और उसकी टीम नीलामी कार्यक्रम के आयोजकों में से एक व्यक्ति के साथ मिलकर तैयारी कर चुके होते हैं। कमरे में जो स्पीकर्स लगाए गए थे वे असल में आग लगाने वाले बम होते हैं। रात होते ही वो समय आ जाता है जिसका वे सब इंतजार कर रहे थे। हार्डविक समुद्र में एक स्पीड बोट लेकर तैयार रहता है ताकि वो सही समय पर भागने में मदद कर सके। जैसे ही नीलामी शुरू होती है स्पीकर्स में लगे बम एक्टिवेट हो जाते हैं। कमरे में आग लगने लगती है और वहाँ मौजूद लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। ठीक उसी समय मेलेंडर और उसके साथी फायर फाइटर का भेष बनाकर अंदर पहुंच जाते हैं। अफरा तफरी के बीच वे लोग बड़ी आसानी से वहाँ रखे सारे गहने चुरा लेते हैं जिनकी कीमत करीब $75 मिलियन होती है। ये घर समुद्र के किनारे बना होता है और मेलेंडर इसी का फायदा उठाता है। वे लोग पहले से ही वहाँ गोताखोरी के उपकरण और पाइप छुपा कर रख चुके होते हैं जिन्हें उन्होंने स्पीकर्स लगाते समय ही वहाँ रख दिया था। चोरी करने के बाद वे समुद्र के रास्ते भागने की योजना बनाते हैं। दूसरी तरफ पार्कर अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं होता। उसके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी योजना को पूरा करने का फैसला करता है। किसी तरह वो मेलेंडर के घर में उनसे पहले पहुंच जाता है और छिपकर इंतजार करने लगता है। उधर लेस्ली शहर में फैली पुलिस की भारी मौजूदगी देखकर समझ जाती है कि मेलेंडर की चोरी सफल हो चुकी है। वो जानती है कि पार्कर अभी घायल है, इसलिए वो उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन उसकी ये कोशिश उल्टी पड़ जाती है। जब वो घर की खिड़की से झांक रही होती है तभी हार्डविक उसे पकड़ लेता है। वे लोग उसे अंदर ले जाकर पूछताछ करने लगते हैं। हालांकि लेस्ली पार्कर के बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन मेलेंडर और उसके साथी समझ जाते हैं कि ये जरूर पार्कर की बदले की योजना का हिस्सा है। इसके बाद वे सभी सतर्क हो जाते हैं और पार्कर को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। ये देखकर पार्कर को अपनी योजना बदलनी पड़ती है। मौका मिलते ही वो चुपके से रोज को मार गिराता है। कुछ ही देर बाद मेलेंडर को पता चल जाता है कि रोज मारा जा चुका है। वो तुरंत हार्डविक को उसे ढूंढने के लिए भेजता है। इस बीच कार्सन को लेस्ली पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। कार्सन लेस्ली के साथ बदसलूकी करने की कोशिश करता है, लेकिन लेस्ली हार नहीं मानती। वो मौका देखकर मेज के नीचे छुपी हुई पिस्तौल की ओर हाथ बढ़ाने लगती है। उसी समय दूसरी तरफ मेलेंडर भी पार्कर की तलाश में घर के अंदर घूम रहा होता है। दरअसल उसी समय मेलेंडर पार्कर को ढूंढ ही लेता है और पीछे से उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है उसकी बंदूक काम ही नहीं करती, क्योंकि पार्कर पहले ही उसके हथियारों में छेड़छाड़ कर चुका होता है। उसी समय जब कार्सन का ध्यान पूरी तरह पार्कर पर लगा होता है, लेस्ली मौका देखकर पिस्तौल उठा लेती है और सीधे उसे गोली मार देती है। थोड़ी देर बाद हार्डविक वहां पहुंच जाता है और लेस्ली को मारने की धमकी देता है। फिर वो एक समझौते का प्रस्ताव रखता है। वो कहता है क्यों ना वे लोग उन गहनों को आपस में आधा आधा बांट लें और इस झगड़े को यहीं खत्म कर दें। लेकिन बदला पूरा करने के बाद पार्कर का इरादा कुछ और ही होता है। इसके बाद पार्कर लेस्ली को एक काम सौंपता है। वो कहता है कि वो अपने ऑफिस वापस जाए और सारे गहनों को वहां की एयर वेंट में छिपा दे और उसके बाद वो उन गहनों के बारे में किसी को कुछ न बताए, न ही